कल्पना कीजिए कि यदि भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम बना ही नहीं, हमारा यह देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो कैसा होता। इसी मुद्दे पे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि भारत गुलाम न हुआ होता, यदि भारत का विभाजन न हुआ होता, यदि भारत से इतना आर्थिक दोहन न होता, इतना सांप्रदायिक जहर न घोला गया होता, तो आज का भारत कैसा भारत होता। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन 200 सालों के इतिहास में ऐसा क्या क्या हुआ जिसका दंश आज भी भारत झेल रहा है। सबसे पहले तो हम आर्थिक मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि उपनिवेशवाद राजनीति से ज्यादा एक आर्थिक संकल्पना है और इसका उद्देश्य भी होता है कि किसी भी देश को, किसी भी राजनीतिक संरचना को गुलाम बनाकर उसे मातृ देश के हितों में आर्थिक शोषण करना, उसका दोहन करना। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट और सबसे गहरा इम्पैक्ट था भारत में, वो था इसका आर्थिक शोषण। भारत के उद्योग धंधे या यहाँ के शिल्पी जो अपने धंधे बनाते थे और उनके कपड़े संपूर्ण विश्व में बेचे जाते थे, वो शिल्पी बेरोजगार हो गए। और खुद अंग्रेजों का लॉर्ड मैकाले कहता है कि गंगा का मैदान बुनकरों की टीम से ढका पड़ा था। मतलब जो हमारे बुनकर थे, हमारे शिल्पी थे, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो भूखों मरने लगे। हमारी कृषि जो कि एक उन्नत और सेल्फ सस्टेन करने वाली, लोगों का पेट भरने वाली खेती हुआ करती थी, उसका कॉमर्शियलाइजेशन किया गया और कॉमर्शियलाइजेशन करके उसमें ऐसी फसलें बोई गई जो ब्रिटेन के, अमेरिका के कारखानों के लिए जरूरी थी, न कि गरीब भारतीयों की क्षुधा को शांत करने के लिए जरूरी। जब ऐसी फसलें भारत के मैदानों में, भारत के खेतों में उगाई जाने लगी, तो एक तरफ भारत अनाजों का, व्यावसायिक फसलों का निर्यात करता था, तो दूसरी तरफ ऐसे ऐसे अकाल आते थे जिसमें लाखों के लाखों लोग मर जाते थे, लाखों की संख्या में लोगों का जीवन तबाह हो जाता था, गांव के गांव उजड़ जाते थे। राजनीतिक स्तर पे अंग्रेजों ने तो सिद्धांत दिया व्हाइट मैन्स बर्डन। लेकिन व्हाइट मैन्स बर्डन था क्या? बेसिकली उन्होंने एक यहाँ औपनिवेशिक शासन की बागडोर संभाली, जहां लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने कुछ ऐसे काले शासकों को पैदा किया जो भारतीय होते हुए भी उपनिवेशवाद की सबसे मजबूत लगाम बनी। यहाँ की जो सिविल सर्विसेज थी वो गुलामी का एक वाहक बनी। तो इस तरह राजनीतिक स्तर पर भी जो हमारा समाज राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा सकता था, जैसा यूरोप गया, उसको रोका। शिक्षा का स्तर गिरता गया। सयाजी गायकवाड़ ने तो भारत में महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। वैसे देश की शिक्षा व्यवस्था में महिलाएं शिक्षा से पूरी तरह से बाहर हो गई। अकाल इतना हावी था कि 1921 की जनगणना में भारत की आबादी घट गई। तो इस तरह की भयावह स्थिति अंग्रेजों के कारण भारत में पैदा हुई। उस स्थिति के न रहने में भारत कैसा होता, एक एक करके हम इस मुद्दे पर विचार करें। तो यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत का सबसे जो पहला लाभ होता वो यहाँ की राजनीतिक एकजुटता और एक सशक्त लोकतंत्र के विकास के रूप में आता। अब देखिए, भारत में अंग्रेजों के आगमन की पूर्व संध्या पर कमोबेश छोटे छोटे स्वायत्त राज्य आने लगे थे। मराठे थे, मैसूर था, दिल्ली अलग राज्य था, बंगाल के राज्य अलग स्वायत्त थे। तो छोटे छोटे मजबूत राज्यों का संगठन तैयार हो रहा था, जिनकी दृष्टि पैन इंडिया भी। मराठों के बारे में कहा जाता है कि मराठों का घोड़ा अटक से लेकर कटक तक की नदियों का पानी एक साथ पीते थे। मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत से लेकर भारत में उड़ीसा प्रांत तक उनके घोड़े दौड़ते रहते थे। उनके साम्राज्य के अंदर था। ये सारे राज्य छोटे छोटे मजबूत थे। ये सारे राज्य आधुनिकीकरण के दौर में थे। आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान ने एक मॉडर्न यूरोपियन सेना बनानी शुरू की थी। उन्होंने तोप का आविष्कार किया था जो अंग्रेजों के लिए भी दुर्लभ था। उनकी सेना में बंदूकें और अन्य हथियार भी आ रहे थे जो यूरोप थोड़ा सा पहले ला दिया था। यदि यूरोपियन इंटरवेंशन नहीं होता तो ये इनोवेशन में बाकी इनोवेशंस की तरह
भारत में आ ही जाता है, थोड़ा देर से आता है। जैसे हमने 2G 3G 4G लेट में ही लाया, लेकिन लाया ना। ये नहीं कहा जा सकता कि हम यूरोप में आया तो हमारे पास नहीं है। सारी टेक्नोलॉजीज कहीं इमर्ज करती है, फिर धीरे धीरे संपूर्ण दुनिया में फैलती है। उसके तमाम साधन होते हैं, कभी ट्रेड के माध्यम से, कभी इन्वेजन के माध्यम से, कभी किसी तरह। तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो ये इंडियन राज्य अपने अंदर अपना रहे थे। बंगाल एशिया का सबसे धनी इलाका था। जो ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ, उसका बंगाल सबसे लार्जेस्ट पोर्ट था। इतना बड़ा कि ब्रिटेन का लंदन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके साथ ही साथ जो पंजाब के रणजीत सिंह थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे थे। पंजाब और कश्मीर में उद्योग लगाने के बारे में सोच रहे थे, उद्योग लगवा रहे थे। सामाजिक समरसता के वाहक थे रणजीत सिंह की एक आंख से अंधे थे। तो उनका कहना था कि ईश्वर ने हमें एक ही आंख इसलिए दी है ताकि हम जनता के हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखें। इस तरह की उन्नत सोच का शासक जिस देश में रहे, उस देश में भला कौन पराजय का सामना करना पड़ सकता है। अभी हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो सयाजी गायकवाड़ पे वीडियो बना हुआ है। सयाजी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने महिला शिक्षा को कंपल्सरी कर दिया। जो पेरेंट्स यदि शिक्षा नहीं देते थे उनके फाइन लगाए। तो इस तरह के उन्नत शासक भारत में भी थे। अब उसे यदि समय मिलता तो भारत पूरब का यूरोपियन यूनियन बनता, भारत का पूरब का यूरोपीय संघ बनता, और जो आज ब्रिक्स है वो ब्रिक्स कमोबेश यूरोपियन यूनियन के साथ आगे बढ़ता और एक सशक्त इंडियन कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का विकास होता। दादा भाई नौरोजी ने अपने ट्रेन ऑफ वेल्थ थियरी में, आरसी चंद्रा ने भी इस थियरी में ये बताया है कि कैसे अंग्रेज ब्रिटेन के कल कारखानों को चलाने के लिए भारत में निवेश करते थे। भारत में जब सिंचाई की आवश्यकता थी तो यहाँ रेल बनाई जाती। भारत में जब लोगों को छोटे छोटे उद्योग चाहिए थे, यहाँ बड़े बड़े गन्स और आर्म्स की फैक्ट्रीज लगाई जाती और बड़े बड़े पेंशन और सर्विस के माध्यम से भारत का धन पूछा जा रहा था। भारत जो कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था, उसके गांव मोहल्लों को ब्रिटिश कपड़ों से पाट दिया गया। इस तरह के देश में जब ब्रिटिश माल छा गए, भारत के बुनकर बेरोजगार होने लगे। भारत के किसान का छिन करोड़ के हाथ में जाने लगा और जो गंगा का पानी था वो टेंस में जाकर सूखने लगा और भारत की गरीबी यही से शुरुआत हुई। यदि ये नहीं होता तो भारत की इकोनॉमी एक एस्टिमेट के अनुसार आज 25 ट्रिलियन तक की हो सकती थी यदि कार्पोरेशन में चलती। और जो बंगाल है, महाराष्ट्र है, मैसूर आज बिग सिटी में हो गई, आज ग्लोबल इकोनॉमी में आता है। इस तरह के भारत के 5-6 शहर जो दुनिया के मजबूत आर्थिक राजधानी के आते, लेकिन अंग्रेजों के इस दोहन का परिणाम ये रहा कि भारत की आर्थिक स्थिति ही अवरुद्ध हो गई और जो विकास हुआ उसमें से 200 सालों का एक लंबा अंतकाल गुजरता है, बीतता है। तो फिर अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था की क्या ही बात करें। अपने देश में रिसर्च करने वाले अंग्रेज मैकाले ने यहाँ क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पद्धति लाई और आज तक उस शिक्षा पद्धति के दंश से हम लोग जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। आज भी कॉलोनियल माइंडसेट इतना हावी है कि अंग्रेजी में लिखी हुई कॉपी मान ली जाती है कि बड़ी अच्छी पुस्तिका है, वो बच्चा बड़ा अच्छा है, भले उसका कंटेंट 2 नंबर देता हो। हिंदी में कोई भी बड़ा विद्वान लिखना नहीं पसंद करता और हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है उसमें जोड़ने, घटाने, सुंदर लिखने, आज भी आप गाँव में सुनोगे, शहरों में सुनेंगे, बेटा राइटिंग सुंदर। कोई आपको ये नहीं कहेगा बेटा इसको सोचो कैसे होता है, दुनिया बदलती कैसे है। आपकी सोच को कुंठित करके एक क्लर्क के किरान के रूप में आपको बनाने की शिक्षा व्यवस्था बना दी गई और उसी को कॉन्वेंट एजुकेशन के माध्यम से हम हो रहे हैं। आज हास्य और व्यंग में बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि जितना ज्यादा पढ़ता है वो उतना ही छोटे से पद पे जाता है। लेकिन
हकीकत ये है कि जब शिक्षा व्यवस्था में खोट होगा तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को पाने वाला समाज का सर्वोच्च व्यक्ति नहीं हो सकता। भारत के संविधान निर्माता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये सैकड़ों लोगों की एक ऐसी टीम थी जो भारत के बेस्ट ब्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने क्यों, जो भारत की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है या जो भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं हैं, उसमें परीक्षा पास करने की अनिवार्यता क्यों? कुछ तो रीजन होगा। वो यहाँ की गुरुकुल और स्थापित शिक्षा पद्धति, ज्ञान को सृजित करने वाली शिक्षा पद्धति को तोड़कर एक घटिया शिक्षा पद्धति को इस देश के संचालन का आधार नहीं बनाना चाहते। और दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 सालों में भी आज तक हम उस शिक्षा पद्धति को नहीं तोड़ पाए हैं। आज भी हमारी भारतीय भाषाएं लिंगुआ फ्रैंका ही बन के रह गई हैं। वो स्कॉलरली डिबेट में ले जाने के लिए सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी पूर्णतया सफल नहीं हो पाए हैं। अभी भी मीलों की यात्रा हमें करनी बाकी है। यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत का ये जो उपमहाद्वीप है कोई छोटा सा समतल मैदान नहीं है। ये पूरा उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से ऐसा बटा हुआ है कि वो स्वतः और स्वाभाविक रूप से ही एक देश लगता है, एक समाज लगता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.8 बिलियन के करीब अब होती, ये यूएस और चाइना की बराबरी करता है। यहाँ की मिलिट्री पावरफुल होती, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं आती, संप्रदायवाद का जहर इतना नहीं पनपता। भारत में शुरू से अनेकों संप्रदाय रहे हैं, किंतु ये सांप्रदायिकता, ये जितना का विभाजन, भारत पाकिस्तान की शत्रुता, आज क्रिकेट मैच में पता नहीं कौन सा युद्ध बना दिया जाता है, ये सारी चीजों का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो कहीं न कहीं अंग्रेजों की दी हुई दिशा त्रासदी है जो भारत को धसे जा रही है। अब एक विवाद को टॉपिक को हम कहेंगे, डील करेंगे। कुछ लोगों का ये मत है कि भारत में जो जाति प्रथा थी और जो छुआछूत की कुप्रथा थी, यदि अंग्रेज न आते तो ये कुप्रथा बनी रह जाती। लेकिन मेरी सोच थोड़ा इससे अधिकतर है, क्योंकि यहाँ की जाति की कुप्रथा को हटाने वाला कोई न्यायपालिका या इंस्टीट्यूट नहीं था। वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इसी भारत की पैदाइश थी। और ब्रिटेन का ज्ञान और विज्ञान के अक्षुतम वो यदि वहाँ आता तो स्वतंत्रता यहाँ भी आती। और स्वतंत्रता समानता पद्धति जो लोकतंत्र का आधार है वो ब्रिटेन की भूमि में नहीं पैदा हुआ है, वो फ्रांस की क्रांति में पैदा हुआ है। तो ब्रिटेन ने तो खुद लोकतंत्र को पारो किया है, लोकतंत्र का परिवार है फ्रांस की, वो ब्रिटेन हमको क्या सिखाएगा। जो क्रांति के मूल्य फ्रांस की हो चाहे रूस की हो, ब्रिटेन जा सकते थे, वो भारत में जा सकते। और अंत में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बदलने का जिम्मा किसी बाबा साहब अम्बेडकर को भी लेना पड़ेगा।